कभी कभी किस्मत हमारे दरवाजे पर ऐसी दास्तान लेकर आती है जो हमें इंसानियत का असली मतलब सिखा जाती है। रात तकरीबन 9 बजे ऑफिस से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर ना जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से जा ही नहीं रही है। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुनकर आश्चर्य से उस महिला को अपने पास बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कँपकँपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद अत्यंत गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद कभी वे उस मैली कुचैली साड़ी पहने महिला की तरफ देखते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तक गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू निमग्न हो कुछ सोचते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का प्रबंध करवाया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी सहायता कीजिए। मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी। अरे माताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसका धैर्य बढ़ाया। इतने में रात के सन्नाटे को चीरती हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद ही एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, इसकी जरा पूरी गंभीरता से देखकर इसकी चिकित्सा शुरू कीजिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना कोई समय गंवाए लगभग 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करवाने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, मरीज को अभी देने हैं। और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ। जांच की रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल बाबू से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया और फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से गलियारे की ओर मुड़ गए। साहब, आप बस मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे। मेरे पास तो रहने खाने तक के भी पैसे नहीं हैं, महिला गिड़गिड़ाई। माताजी, अब आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर आ गए और उसे एक दो इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने ऑफिस जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला के लिए अच्छी तरह से खाने पीने की व्यवस्था करा दी और सबको उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्देशित कर वहां से चले गए। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही सही ढंग से उसकी चिकित्सा भी करते। लगभग 1 महीने बाद जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम अब वापस अपने गांव जाना चाहते हैं।
आपने जो मेरे लिए किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी, तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नई चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन पिताजी को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत आशीर्वाद देते हुए वहां से चल पड़ी। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर किशनकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ख्याल रखा उसने हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सुखी रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर ठगे से रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मुझे अपने पिता का सुख नहीं मिला। माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने जब आपका खत पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन माताजी के द्वारा जितना आशीर्वाद और जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका आभारी और ऋणी रहूंगा। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र प्रफुल्ल शर्मा। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान सज्जन व्यक्ति के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। उनके पुत्र ने चुपके से मकान बेचकर जिन परेशानियों से बचना चाहा था, उन्हीं परेशानियों को एक अनजान पवित्र आत्मा ने अपने लिए वरदान समझ अपनाया और उनका सम्मान सुरक्षित रखा। धन्य है उसका संस्कार। रिश्ता खून से नहीं, संस्कार और इंसानियत से बनता है, और यही इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपके हर शेयर से इंसानियत का संदेश और आगे बढ़ेगा।